हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर आज का बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जारी ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में सबसे आखिरी स्थान पर कौन सा देश है? तो कतर था दोस्तों 181वें पोजीशन पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाएगा? तो नोएडा में ये बनवाया जा रहा है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस 2020 का थीम क्या रखा गया? तो दोस्तों वर्ल्ड रेबीज डे अभी हाल ही में मनाया गया 28 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष ये 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। इसकी इस बार की थीम रखी गई थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। क्लियर, ये थी इस बार की थीम और ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, यानी जानवरों और मनुष्यों के बीच में रेबीज़ का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। रेबीज़ आप सभी को पता है, ये दोस्तों रेबीज़ जो होता है ये जानवरों में पाया जाने वाला एक वायरस होता है। चाहे वो बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, ठीक है, इन सभी जानवरों में रेबीज़ नाम का वायरस पाया जाता है। और इस वायरस के संपर्क में अगर मनुष्य आ जाते हैं तो उनको रेबीज़ बीमारी या हाइड्रोफोबिया हो जाती है। क्या हो जाती है? हाइड्रोफोबिया। अच्छा, रेबीज़ बीमारी को दोस्तों हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया भी अगर आपको कहीं मिले तो भी आप रेबीज़ ही समझेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि ये 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। तो दोस्तों 28 सितंबर को लुई पास्चर जी की पुण्यतिथि होती है। लुई पास्चर कौन थे? लुई पास्चर ने ही तो दोस्तों रेबीज़ वैक्सीन की खोज की थी सबसे पहली बार। तो रेबीज़ वैक्सीन की खोज करता लुई पास्चर की पुण्यतिथि पर 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे। और ये दिवस 2007 से मनाया जाना शुरू हुआ। 2007 से क्यों? क्योंकि 2007 में ही दोस्तों ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। एक संगठन है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस बार 14वां संस्करण था जो इसका मनाया गया। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों वाल्टेरी बोटास ने जीत लिया है रशियन ग्रैंड प्रिक्स, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस। वाल्टेरी बोटास किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फिनलैंड के हैं ये वाल्टेरी बोटास। इन्होंने जीत लिया है रशियन ग्रैंड प्रिक्स। ये इस सीजन की इनकी दूसरी जीत है। आपको अगर याद हो तो इस सीजन में जो पहली रेस हुई थी ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स, तो ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने ही तो जीता था वाल्टेरी बोटास में। इसको मैंने आपको ट्रिक वाइज सब कुछ याद कराया था, ठीक है। अब देखिए इस सीजन में टोटल 10 रेसेज अब हो चुकी हैं। 10 रेस में 2 रेस तो वाल्टेरी बोटास जीते हैं, 10 में 6 रेस जीते हैं लुइस हैमिल्टन, ठीक है। 6 रेसेस को लुइस हैमिल्टन ने जीता। एक रेस को दोस्तों जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। कौन सी थी? 17th एनिवर्सरी रेस। और एक और रेस थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जिसको जीता पियरे गैसली ने, ठीक है। ये जो बाकी की 6 रेसेस थी जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है, इनके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था और ट्रिक के थ्रू आपको याद कराया था। आज मैं आपको सिर्फ जो रेसेस जीते हैं उसको जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग अगर ट्रिक याद हो तो कमेंट करके बता दीजिए, अगली बार अगर आता है तो ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। आज लंबी हो जाएगी वीडियो। तो लुइस हैमिल्टन ने दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये 6 रेसेस जीती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता किया? तो भारत ने अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन पर समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन पर्पज़ यही था दोस्तों कि उद्योग यानी इंडस्ट्री और दोनों देशों के बीच में जो आंतरिक व्यापार है, ट्रेड है, उसको बढ़ावा देना और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस पर जो भी एक्सपीरियंस है इन दोनों देशों के बीच के अधिकारियों के बीच में उनको एक दूसरे से शेयर करना, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर इसीलिए समझौता हुआ है डेनमार्क से। अब डेनमार्क कहाँ है चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में। यहाँ पर आएंगे अगर आप यूरोपीय महाद्वीप में, ये रहा। तो यहाँ पर आपको
पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे के बीच में यहाँ पर दिख जाएगा छोटा सा डेनमार्क। ठीक है, चलिए जूम करते हैं। डेनमार्क ये रहा, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन है यहाँ की राजधानी डेनमार्क की। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी होती है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं करंट टाइम पर मेट्टी फ्रेडरिक्सन। कौन? मेट्टी फ्रेडरिक्सन है यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आया है तो एक इंडेक्स आया था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें भारत है करंट टाइम पर 40वें पोजीशन पर। पिछली बार था दोस्तों 34वें स्थान पर, 2020 में 40वें स्थान पर है। टॉप 3 में यूएस, यूके, फ्रांस वगैरह हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा में पर्यटकों को लुभाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा बाई रोड नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। ओडिशा बाई रोड। इससे क्या होगा? इससे जो ओडिशा में आने वाले जो टूरिस्ट होंगे उनको अट्रैक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन जब ये कैंपेन चलाया जाएगा तो और भी स्टेट से लोग अट्रैक्ट होकर ओडिशा में आएंगे। ठीक है, तो इससे ओडिशा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ओडिशा बाई रोड जो है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, साथ में ही दोस्तों एक और पॉइंट याद रख लीजिए, ओडिशा ने ही निमंत्रण नाम से, किस नाम से? निमंत्रण नाम से ओडिया व्यंजनों के लिए ओडिया व्यंजन रेस्टोरेंट की सीरीज शुरू की है। अब इन रेस्टोरेंट्स में होगा क्या कि ओडिया व्यंजनों को परोसा जाएगा, ओडिया व्यंजनों के लिए ही है ये रेस्टोरेंट्स। इससे ओडिशा के व्यंजनों का प्रचार प्रसार हो सकेगा। ठीक है, तो निमंत्रण नाम से एक रेस्टोरेंट्स की सीरीज भी स्टार्ट की गई है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। ओडिशा आया है, मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा मैप में ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक जी यहाँ के करंट टाइम पर है चीफ मिनिस्टर बीजू जनता दल पार्टी से। प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं गवर्नर। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी अभ्यारण्य ये है ओडिशा में ही। ओडिशा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और शेयर करता है आंध्र प्रदेश से। ओडिशा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले ओडिशा राज्य अलग हुआ था। इस वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहीं पर आपको दिखेगा दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ओडिशा में ही है। क्लियर है? अच्छा, ओडिशा में ही, ओडिशा के ही द्वीप से ही अभी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतम परीक्षण हुआ था और अभ्यास नाम के ड्रोन का भी परीक्षण किया था DRDO ने। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। उड़ीसा करंट टाइम पर इसके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मैंने आपको याद कराया था ओडिशा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट। अभी जो लेटेस्ट जज की नियुक्ति हुई है किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, उनमें यही 3 है। ठीक है, इनके बाद अभी कोई भी नए चीफ जस्टिस किसी भी स्टेट में किसी भी हाई कोर्ट के नहीं हुए हैं। ठीक है, तो तीनों को याद कर लीजिए। दीपांकर दत्ता जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर, और मेघालय के हैं विश्वनाथ सोमद्दर जी, और ओडिशा के हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दे दिया? अब लीजिए, मुस्तफ़ा अदीब ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की ये मनोनीत प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने से पहले उनको कैबिनेट का गठन करना था और अपनी कैबिनेट के गठन के में ये असमर्थ रहे। ठीक है, असफल रहे और इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पूरी कहानी समझिए। हुआ क्या दोस्तों कि बेरूत में एक धमाका हुआ था। मैंने आपको बताया था अमोनियम नाइट्रेट का एक स्टोरेज था, उसमें विस्फोट हुआ था। तो उसमें 160 से ज़्यादा लोग की डेथ हो गई थी और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और वहाँ पर जो सरकार थी, किसकी सरकार थी? हसन दियाब की। तो उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और हसन दियाब ने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। तो हसन दियाब के बाद आए थे लेबनान के प्रधानमंत्री के पद के रूप में बनने मुस्तफ़ा अदीब, लेकिन इनको भी कुछ टाइम दिया गया था जिसमें ये कैबिनेट का गठन करते, लेकिन कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्लियर? अब चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं लेबनान है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इजराइल के साइड में। ठीक है, इजराइल का ही पड़ोसी देश है ये लेबनान। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है इजराइल दोस्तों और ये है लेबनान। ठीक है, यहाँ पर है बेरूत, यहाँ की राजधानी जो है लेबनान की बेरूत है। ये बेरूत बंदरगाह है एक प्रकार से। यही बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज था जिसमें धमाका हुआ था। क्लियर? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर तो अभी कोई है नहीं,
इसकी मुद्रा जान लेते हैं। इसकी मुद्रा है लेबनानीज पाउंड। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों अभी हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज ने युवराज सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। युवराज सिंह अब आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। ठीक है, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज जो है ये भी ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाली एक इंस्टीट्यूट है, आपने सुना जरूर होगा नाम। ठीक है, तो युवराज सिंह बन गए हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, एक और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, इसी क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ, रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा को दोस्तों एंट्री का ENTRI एंट्री नाम की एक कंपनी का एक एप्लीकेशन है, बेसिकली इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एंट्री नाम का ये जो एप्लीकेशन है ये एक लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। क्या है? लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप, यानी वहाँ की जहाँ के ये यूज़र होते हैं वहाँ के आसपास की भाषाओं को ये सिखाता है। ठीक है, अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो हम लोग को रिवाइज कर लेना चाहिए। काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं दोस्तों, इस महीने में बहुत ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर आए हैं। उसका कारण है IPL जब आता है तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है और इस कारण ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत बनाए जाते हैं। क्लियर, तो आज हम लोग कुछ ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों आमिर खान को C8 का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर 2 वर्षों के लिए। सोनू सूद को एसर इंडिया का बनाया गया था, एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट का बनाया गया है। सौरभ गांगुली जी को माई 11 सर्कल का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। पोकर स्टार का बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। 9 स्टैक्स का बनाया गया सुरेश रैना को। और भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इनके लिए मैं आपको जल्द ही एक वीडियो दे दूंगा और उस वीडियो के माध्यम से आपको कवर अप हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, शाम वाली जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता है, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो बेल आइकन प्रेस किए रहोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या होता है कि अगली वीडियो रिकमेंड हो जाती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, बाहुबली सीरीज के लेखक आनंद नीलकांतन ने बच्चों के लिए कौन सी पुस्तक लॉन्च की। तो दोस्तों बाहुबली सीरीज के लेखक हैं आनंद नीलकांतन। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। ये इनकी पहली पुस्तक है बच्चों पर। ठीक है, बच्चों पर लिखी गई इनकी पहली पुस्तक है और लेखक तो ये बहुत बड़े हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बाहुबली जो मूवी आई थी, बाहुबली सीरीज, दोनों मूवीज़, दोनों के राइटर यही थे, इन्हीं की पुस्तक से लिखा गया था वो। ठीक है, लिया गया था उसकी स्क्रिप्ट। तो आनंद नीलकांतन ने बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लिखी, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। पूरे विश्व भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल व्यू से लोगों को रूबरू कराने के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है UNWTO के द्वारा। ठीक है, एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 नवंबर को 1974 में, 1974 में। लेकिन इसकी स्थापना के पहले ही इसके कानून को अपनाया जब गया था 1970 में, तो 1970 में जब कानून अपनाया गया था तो वो दिन था 27 सितंबर ही। इसी वजह से ये 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। क्लियर, अगर आपसे कारण पूछा जाए तब आप बताएंगे क्योंकि UNWTO के कानून को 1970 में 27 सितंबर के दिन ही अपनाया गया था। ठीक है, बाद में एक संगठन बना दिया गया UNWTO। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, स्पेन में, और इसके अध्यक्ष हैं जुरब पोलो लिकास विली। कौन? जुरब पोलो लिकास विली। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे पर। इसकी थीम भी रखी गई है इस बार। क्या है थीम? इसकी थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया है। ये दोस्तों काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट थी, अर्थशास्त्री थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये ICRIER यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसकी ये डायरेक्टर और अध्यक्ष के रूप में 15 वर्षों तक सर्विस भी दे चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया जी को। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया।
अच्छा, एक और क्वेश्चन को मर्ज कर देता हूं। जसवंत सिंह जी का भी निधन हो गया है। जसवंत सिंह जी पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ये इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स थे और बाद में ये केंद्रीय मंत्री तक के पोस्ट पर भी पहुंचे थे। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, आपको मैं देता हूं 10 या 11 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो आपको 13 से 15 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कभी कभी। और वैसे मैं 10 या 11 क्वेश्चन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको रिटर्न में वही क्वेश्चन मिले जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जो आसपास की चीज़ें हैं वो उसी में कवर अप करा दिया जाए, तो ये फ़ायदा है। उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है नहीं, उससे बोझ बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ का टैक्स केस जीत लिया? तो दोस्तों, वोडाफोन ने आखिरकार 20,000 करोड़ का टैक्स केस जीत लिया है भारत सरकार के खिलाफ। भारत सरकार ने जो लगाया था, ठीक है। सिंगापुर की एक कोर्ट में ये जीत मिली हुई है। भारत सरकार ने दोस्तों 7,900 करोड़ का लगाया था जुर्माना, ठीक है। और इस जुर्माने पर इंटरेस्ट हो गया था 12,000 करोड़ का। टोटल लगभग 20,000 करोड़ का ये केस चल रहा था वोडाफोन पर। और यही वजह थी कि वोडाफोन ने ये यहाँ तक कह दिया था कि वो जल्द ही भारत से अपनी कंपनी बंद करके चली जाएगी, अपना बिजनेस बंद करेगी। लेकिन फिलहाल ये अभी जीत गई है केस। अब पूरी कहानी समझिए, ये शुरुआत कहाँ से हुई। एक्चुअली में दोस्तों सन 2007 में वोडाफोन ने नीदरलैंड की एक कंपनी थी हच, आपने सुना भी होगा। हच जो कंपनी थी उसको एक्वायर कर लिया था। पहले हच के नाम से था इंडिया में, तो हच कंपनी को वोडाफोन ने एक्वायर कर लिया 2007 में। लेकिन फिर भारत सरकार ने 2012 में एक नया कानून लाया, और 2012 में भारत सरकार ने जो कानून लाया उसके अकॉर्डिंग इनको बताया कि भाई हम इस पर टैक्स वसूलेंगे। ये जो आपने 2007 में कंपनी एक्वायर की थी इस पर हमें भी कुछ चाहिए। तो 2012 से ही ये केस चल रहा था। तो इस पर जुर्माना लगा हुआ था 7,900 करोड़ का, और उस पर इतने दिनों में ब्याज बढ़ गया था 12,000 करोड़ का। टोटल हो गया था लगभग 20,000 करोड़ का। और ये केस जीत लिया अब वोडाफोन ने। ये कोर्ट खेलते रहे, बाद में गए इंटरनेशनल कोर्ट, और वहाँ पर सिंगापुर की एक कोर्ट में इनको जीत मिल गई। क्लियर? आई होप आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। अब आप जाइए MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है दोस्तों। जिन लोगों को लेना है MZT ऐप पर जाकर के ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग नहीं यूज़ करते हैं MZT ऐप, वहाँ से भी वो परचेज कर सकते हैं। फुल डिटेल करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? अगला, हाल ही में BCCI ने अखिल भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो देखे होंगे तो जरूर आंसर कर ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। तो ऐसे टॉप 15 लोगों में हैं श्वेता कुमारी, रमजान खान, मनु पांडे, रेखा बुनकर, अमृत कुमार, आंचल मिश्रा, सत्येंद्र प्रताप, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, शुभम यादव, जया दुबे, श्रेया गुप्ता, शिवानी, राहुल यादव और सुमन सैनी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी दोस्तों डिटेल में आंसर किया करो, और जो लोग डिटेल में आंसर करें उनके कमेंट्स को लाइक कर दिया, इससे कमेंट करने वालों को भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए बस फिलहाल इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।